Good morning, dear students. Myself Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, SP&KS Government PG College, दासी। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियोज में जो टॉपिक कवर किया गया है उसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे आज कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। पिछले वीडियो में आपने क्या देखा कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण है, उसके सिद्धांत का पालन हो रहा है। आज हम स्टडी करेंगे कि यदि किसी एक फ्रेम एस में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है, दो कणों में टक्कर हो रही है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है, तो किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी उसका पालन होगा या नहीं होगा। शुरुआत करते हैं एस फ्रेम से कि माना कोई फ्रेम एस है और जैसे कि हमने कल कंसीडर किया था, दो कण थे जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, टक्कर से पहले वेग u1 u2 है और टक्कर के बाद वेग v1 और v2 हो जाते हैं, द्रव्यमान आपके m1 व m2। तो यदि इस फ्रेम की बात करें एस फ्रेम के लिए, ठीक है, इसके लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस तरह लिख सकते हैं? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये टक्कर से पहले की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, u1 u2 वेग हैं और v1 v2 क्या टक्कर के बाद की। क्यों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अन्य रूप में जो ऊर्जा है, चाहे वो ध्वनि हो, ऊष्मा हो या प्रकाश के रूप में जो भी आपको एनर्जी मिल रही है, उसको आपने Q से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यदि हम ये मान के चलें कि एस फ्रेम में ये नियम पालन हो रहा है, तो गैलीलियन रूपांतर में एस डैश फ्रेम जो कि हम यहाँ बना सकते हैं, एस डैश फ्रेम जो कि इसके सापेक्ष v वेग से गतिशील होगा, ठीक है, उस फ्रेम में क्या आपको रिलेशन मिलेगा और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, जैसे कि कल आपने संवेग संरक्षण सिद्धांत में किया था, ठीक है। क्या किया था कल आपने? u डैश इक्वल टू u माइनस v समीकरण थी और इस समीकरण से आपने u1 u2 v1 और v2 के मान प्राप्त किए थे। क्या मान थे आपके पास? u1 डैश इक्वल टू मान था, या u का मान है u1 का, u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v, इक्वेशन नंबर 2। u2 का मान u2 डैश प्लस v, इक्वेशन नंबर 3। v1 का मान है v1 डैश प्लस v और v2 का मान जो है वह है v2 डैश प्लस v, इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से आपको ये मान प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है इसलिए आप वेक्टर इन पे पुट कर दीजिए। तो ये समीकरण आपको ज्ञात होने चाहिए। आप क्या करेंगे? u डैश इक्वल टू u माइनस v है, v एस डैश फ्रेम की एस फ्रेम के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी है, u और u डैश कण की वेग है क्रमशः s तथा s डैश फ्रेम में। तो इसी को कंसिडर करते हुए ये चार इक्वेशन u1 u2 v1 और v2, इनके मान आप समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो क्या मान प्राप्त होंगे आपको? हाफ m1 u1 का मान हो जाएगा u1 डैश प्लस v मोड स्क्वायर प्लस हाफ m2, इसका मान हो जाएगा u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 का मान क्या हो जाएगा? v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m1 v2 का मान हो जाएगा v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6।
इस तरह से आपने चारों समीकरणों के मान रख दिए। अब इनको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि आपको क्या मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से इसको आप ओपन कर लीजिए तो आपको जो मान प्राप्त होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश v। ठीक है, ये बात हो गई LHS की। और RHS का मान क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लेंगे हम, v स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश डॉट v प्लस, अब इस वाली टर्म को, सॉरी यहाँ m2 होगा, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v2 डैश और v। तो इस तरह से आपने समीकरण 6 को एक्सपेंड कर लिया है, समीकरण नंबर 7 आपको प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से कुछ मान आप जब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साथ में आपका यहाँ जो इक्वेशन है प्लस क्यू भी आप आए। ठीक है, क्योंकि आप क्यू दूसरी ऊर्जाओं को मान के चल रहे हैं। अब आप देखिए कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश डॉट v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ये LHS की बात हो रही है, प्लस m2 u2 डॉट v वेब। ठीक है, और RHS की बात करें तो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश डॉट v यहाँ से, और इसी प्रकार आगे का सॉल्व करेंगे तो हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश डॉट v। ये चीज़ आपको काफ़ी सावधानी से करनी है क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ टर्म्स मिस नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 v स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी प्रकार हाफ m2 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको उठाने के बाद जो मान बचेगा वो क्या होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, आई थिंक ये u1 डैश है, u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को आप कलेक्टिवली एक साथ लिख सकते हो, तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश डॉट v। ठीक है, LHS की बात है, इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, और इस टर्म को और इस टर्म को भी एक साथ लिखेंगे तो इट विल बी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश मल्टीप्लाई बाय डॉट प्लस q। इक्वेशन नंबर, यहाँ पे भी q आएगा, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, एक्सपेंड किया
कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, उनको हटा दिया है और समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, LHS में ये पार्ट है और RHS में ये पार्ट है। क्या है ये, M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश डॉट V इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो ये संवेग को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि गैलीलियन रूपांतर में, या फिर यूँ कहें कि गैलीलियन निश्चितता में जो संवेग है वो भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये भी एक दूसरे से क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः समीकरण 9 में संवेग संरक्षण नियम का उपयोग करने पर, नियम का उपयोग करने पर फाइनल वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको, वो देख लेते हैं। फाइनल मान आपको एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा S डैश फ्रेम में। So it will be half M1 U1 dash square plus half M2 U2 dash square equal to half M1 V1 dash square plus half M2 V2 dash square plus Q, इक्वेशन नंबर 10, जो कि S डैश फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में हम क्या लेके चले थे कि कोई S फ्रेम है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो फॉलो कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि S डैश फ्रेम में भी उसका पालन होगा, या फिर यूं कहें कि गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण की निश्चितता रहती है। ठीक है, तो आपने क्या स्टडी किया अभी तक कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बल का रूपांतरण समीकरण, या फिर यूं कहें कि बल की निश्चितता है या नहीं है, किसमें, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। शुरुआत आप वहीं से करेंगे, दो फ्रेम लेंगे S तथा S डैश। दूसरा टॉपिक आपका बल का रूपांतरण समीकरण। ठीक है, दो फ्रेम आपके S तथा S डैश हैं। गैलीलियन रूपांतरण में क्या माना जाता है कि यदि कोई कण है तो उसका द्रव्यमान यदि एक फ्रेम S में स्मॉल m है तो दूसरे में भी क्या होगा, वो m ही रहेगा, या फिर यूँ कहें कि उसकी निश्चितता है। ठीक है, तो यदि S फ्रेम में मास m है तो S डैश फ्रेम में भी क्या होगा, m होगा। एक बात तो ये। दूसरी जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, R डैश इक्वल टू R माइनस VT, ये क्या है, स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। वेग का क्या होता है, U डैश मान लीजिए, U डैश इक्वल टू U माइनस V। जब आप इसका अवकलन कर रहे हैं इसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो आपको वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त होता है। और पुनः जब इसका आपने अवकलन किया है तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, A डैश इक्वल टू A। यहाँ तक चीजें आपको पिछले वीडियोज में बता दी गई है। क्योंकि V कांस्टेंट है इसलिए उसका अवकलन 0 हो गया। तो हम क्या पा रहे हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण का मान बराबर है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम देखेंगे कि बल का रूपांतरण समीकरण क्या है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, A डैश इक्वल टू A। अब दोनों तरफ इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। दोनों तरफ यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो क्या मान प्राप्त होगा, और इसको आप लिख सकते हो F डैश इक्वल टू F, समीकरण नंबर 2। तो कहाँ से शुरुआत करी हमने, त्वरण से शुरुआत करी कि त्वरण निश्चित है, तो द्रव्यमान भी चूंकि गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित माना गया है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास प्राप्त हो रहा है F डैश इक्वल टू F। इट मीन्स दोनों निर्देश तंत्रों में बल की निश्चितता रहेगी या बल का मान समान प्राप्त होगा। समराइज करें आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमने गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसकी स्टडी करी और बल का रूपांतरण समीकरण है उसके बारे में भी अध्ययन किया।
नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इस तरह के ही टॉपिक हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।